हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो नीड का निर्माण फिर कविता है उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले। इससे पहले जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था और इसका सारांश व्याख्या सारा कुछ करा दिए हैं, तो बस आज बचा है सिर्फ एमसीक्यू। इसको करा देते हैं, ये सारा चैप्टर आपका नीड का निर्माण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक नंबर करके ये प्रश्न पूछा जाएगा और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बहुविकल्प प्रश्न यानी कि एमसीक्यू है, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन को टिक करना होगा, कौन सा आंसर होगा वही। बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन है कि बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ है? प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है। बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। बस 5 मिनट लगेगा, तुरंत हम लोग सारा रिकैप कर लेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी क्लास में ही आपको सारा क्वेश्चन हम याद करवा दें। ठीक है। जैसे कि हम आपसे पूछे, अभी 2 क्वेश्चन कराए कि बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है। बच्चन जी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चन जी का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन। तो यही वाला सही है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। और ये जो अमिताभ बच्चन है उनके पुत्र का नाम है। अभिषेक बच्चन इनके पुत्र हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बच्चन जी का देहवासन कब हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 2003 ईस्वी में हुई थी। नीड़ का अर्थ क्या है? तो नीड़ का अर्थ नीचे, भीड़, घोंसला, नींद। तो नीड़ का अर्थ क्या है? तो नीड़ का अर्थ है घोंसला। यहाँ पर नीड़ से क्या संबंधित है? घोंसला। तो अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े फिर से रिकैप करा देते। बच्चन जी का पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी? 2003 ईस्वी में। नीड़ का अर्थ क्या है? घोंसला। बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, प्रतापगढ़ में। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे। नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? आशावादी है, विध्वंस मूलक है, निराशावादी है या भाग्यवादी? क्या भाग्य पर रहने वाली है? नहीं। निराशा देने वाली कविता है? नहीं। विध्वंसक मूलक है? नहीं। आशावादी कविता है। कैसी कविता है? आशावादी। ये हमारे मन में क्या उत्पन्न करती है? आशा उत्पन्न करती है, जैसा कि हम लोग पूरा व्याख्या में समझते हुए चले थे। नीड़ का निर्माण फिर की पृष्ठभूमि क्या है? बच्चन जी के विवाह के समय की, श्यामा के निधन के पश्चात की, तेजी बच्चन के आने के बाद की, कि डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद की। थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। जो नीड़ का निर्माण फिर है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? किस आधार पर लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? तो जब डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लिए थे तब? नहीं, ये वाला गलत है। बच्चन जी के विवाह के समय की? नहीं, बच्चन जी के विवाह के समय की नहीं, यह उस स्थिति की रचना है। हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया, जब जो हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी पहली जो पत्नी है श्यामा, उनका निधन जब हो जाता है, उसके पश्चात ही यह कविता की रचना करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने आपको व्याख्या में और सारांश में समझा रखा था। ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ख नंबर। आगे आते हैं। छा गया अंधेरा, अंधेरा का प्रतीक। छा गया अंधेरा का अर्थार्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? रात का आगमन। अंधेरा क्या रात लेकर आता है? रात में अंधेरा होता है? नहीं। इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूर्यास्त का बेला, जीवन में घोर निराशा का आगमन, असमंजस की स्थिति। ये भी नहीं होगा, असमंजस की स्थिति। सूर्यास्त का बेला तो ठीक है, लेकिन अंधेरा छाने का अर्थात यहाँ पर है जीवन में घोर निराशा आ जाना। जीवन में घोर निराशा आ जाना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं। काली रात। अब काली रात क्या? सुख में काली रात काला का प्रतीक होता है कभी? सुख? गलत बात है। सुख के आगमन, फिर से वही सुख का बात कर रहा है, ये भी गलत कर देंगे। आशा के संचार का, ये भी गलत है। कभी सुख से संबंधित और आशा संबंधित काली नहीं होती। काला हमेशा दुख का ही प्रतीक होता है। काला किसका प्रतीक होता है? हमेशा दुख का। तो यहाँ काली रात का प्रतीक कौन है? दुख से। इतना बात याद होते चल रहा है कि नहीं? नीड़ का निर्माण कैसी कविता है? आशावादी है। यह कविता की पृष्ठभूमि क्या थी? कि जो श्यामा बच्चन जो थी, हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी, उनकी मृत्यु के पश्चात यह रचना की गई है, नीड़ का निर्माण फिर। छा गया अंधेरा, प्रतीक क्या है? यहाँ जीवन में घोर निराशा का आगमन। और काली रात का प्रतीक क्या है? दुख। तो याद करते चलिए, एकदम क्लास में ही याद करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि प्राची का अर्थ क्या है? तो प्राची का अर्थ प्राचीन है, प्राचीर है, प्रार्थना है, पूर्व दिशा है। तो भैया प्राची का अर्थ पुराना नहीं, यहाँ पर इस कविता में ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ते। प्राचीर नहीं, प्रार्थना नहीं। प्राची का अर्थ यहाँ पर पूर्व दिशा में, क्योंकि यहाँ पर बात कही जा रही थी इस कविता में कि प्राची से उषा की मुस्कान फिर, अर्थात प्राची से उषा की मुस्कान, अर्थात सूर्य की किरण की मुस्कान। तो सूर्य किधर से उदय होता है? पूर्व दिशा से। ठीक है। भीषण झंझावात के आने से क्या नहीं हुआ?
भीमकाय भूधर कंपित होने लगे, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, वृक्ष की शाखाएं तहस न गई, सूरज भय से छिप गया। जो भीषण झंझावात आए उनके आने से सभी काम हो रहे थे। जो भीमकाय बड़े बड़े आकार के भूधर कंपित, जो बड़े बड़े आकार के पर्वत थे वो भी कांपने लगे, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, ये भी सही है। वृक्ष की शाखाएं तहस नहीं हो गई, पेड़ जड़ समेत टूट फूट कर नहस हो गए थे। सूरज भय से छिप गया, क्या सूरज भय से छिप गया था? नहीं। भीषण झंझावात के आने पर भी सूर्य भय से छिपा नहीं था, वह प्रातः फिर से मुस्कान के साथ उग जाता है। ठीक है। भयंकर झंझावात और तूफान में कौन अडिग रहा? बड़े बड़े वृक्ष? नहीं भैया, ये तो उखड़ फुकड़ गए थे। आशा के विहंगम? नीड़ टिका रहा था पक्षी का? नहीं, वो घोंसला तो छत विछत हो गया था। पथिक? नहीं। तो यहाँ पर क्या आपका सही हो जाएगा? आशा के विहंगम, यानी जो आशा रूपी जो चिड़िया है वह सदैव ही हमारे भीतर क्या थी? अडिग थी। ठीक है, तो याद हो रहा है। प्राची का अर्थ क्या है? पूर्व दिशा। भीषण झंझावात के आने से क्या नहीं हुआ? जो सूरज है, जो सूरज है वह भय से नहीं छिपा। और भयंकर झंझावात और तूफान में कौन अडिग रहा? आशा के विहंगम। आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा सबको? याद हो रहा है यहीं पर? अगला सवाल, कवि के अनुसार उषा कहाँ मुस्कुराती है? अभी हम लोग पढ़े थे नीड़ में क्या? नीड़ में? नहीं, ये गलत है। क्रुद्ध नब्र के वज दंतों में, कवि के हृदय में, पूर्व दिशा में? नहीं। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ा, इसलिए कविता भी थोड़ा मोड़ा पढ़ते जाइए और एकदम लाइन टू लाइन जैसा व्याख्या कराते हैं, सुनते जाइए। एक एक क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं व्याख्या में ही। ठीक है, तो क्रुद्ध नभ के व्रज दंतों में, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। उषा कहाँ मुस्कुराती है? तो उषा मुस्कुराती है क्रुद्ध नभ के व्रज दंतों में। नभ के व्रज दंत्र कैसे हैं? कोमल है? नहीं भैया, कभी ये प्रतीक मतलब कि सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं, अर्थात ये भयानक ही होंगे। तो कोमल है? नहीं है। नुकीले हैं? नहीं, नुकीले का यह भी यहाँ जिक्र नहीं किया गया इस कविता में। कठोर है? नहीं। क्रुद्ध है? कैसे हैं? क्रुद्ध है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। नभ क्रुद्ध क्यों हो गया था? नभ क्रुद्ध क्यों हो गया था? अधिक निर्माण कार्य से, जोरों का भूकंप आने से, नैतिकता समाप्त हो जाने से, भयंकर झंझावात आने से। भयंकर झंझावात आने से तात्पर्य यह है कि जो काले काले बादल है उसने नभ को अर्थात आसमान को घेर लिया था, ढक लिया था। तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भयंकर झंझावात आने से। ठीक है, ये आपका ग नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नभ क्रुद्ध क्यों हो गया था? ठीक है। भूमि को किसने घेर लिया था? तो भूमि को सरकार ने घेर लिया था? नहीं भैया। किसानों ने घेर लिया था? नहीं। अराजक तत्वों ने घेर लिया था? नहीं। तो भूमि को धूल धूसर बादलों ने घेर लिया था। ऑप्शन भी एलिमिनेट करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार रिकैप कर देते सारा। कवि के अनुसार उषा कहाँ मुस्कुराती है? क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में। नभ के व्रज दंत कैसे? क्रुद्ध है। नभ क्रुद्ध क्यों हो गया था? भयंकर झंझावात आने से। भूमि को किसने घेर लिया था? धूल धूसरों ने घेर लिया था। आगे, रात के उत्पात में भी विचलित कौन नहीं हुआ? भीत जनजन, भीत जनमन, भीत कणकण, उषा सुंदरी। हम लोग कविता अगर पढ़े थे तो पढ़े थे कि रात के उत्पात भय से भीत जनजन, भीत कणकण। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी उसी को रिपीट करके दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो उषा सुंदरी कौन सा आंसर हो जाएगा? उषा सुंदरी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। कवि बार बार किसका आह्वान करता है? नीड़ का निर्माण फिर हम लोग पढ़े हैं, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको खूबसूरती से याद हो जाएगा कि नेह का आह्वान करता है। कवि किसका आह्वान करता है? नेह का, अर्थात प्रेम का आह्वान करता है। अगला, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में कौन गाता है? लोकगीत गायक गाता है? नहीं, ये नहीं गाता है। संगीतकार गाता है? नहीं गाता है। उषा गाती है? नहीं। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि घोर गर्जनमय जो आकाश है उसके आकाश है उसमें कौन अपने कंठ में एक स्वर में गाता है? खग पंक्ति, यानी कि जो पक्षियों की जो कतारें हैं वह उड़ती हुई गाती हुई चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रिकैप करा देते हैं फिर से। रात के उत्पात में भी विचलित कौन नहीं हुआ था? उषा सुंदरी विचलित नहीं हुआ था। कवि बार बार किसका आह्वान करता है? नेह का आह्वान करता है। घोर गर्जन में गगन के कंठ में कौन गाता है? तो खग पंक्ति गाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रभंजन करे समय भी चिड़िया चोंच में लिए जा रही है। अपना निवाला लेकर जा रही थी? नहीं। खाना लेकर तो नहीं जा रही थी। अपना गुंजन लेकर जा रही थी? नहीं, ये भी नहीं लेकर जा रही थी। अपना अंडा लेकर जा रही थी? नहीं।
फिर से अपना जो जो भयंकर तूफान के आने से जो उसका घोंसला नष्ट हो गया था, छत विछत हो गया था, उसी के पुनर्निर्माण के लिए वह क्या लेकर जा रही है, अपने चोंच में तिनका दबा करके लिए जा रही थी। तो फिर से निर्माण के लिए तिनका लेकर के जा रही थी। ठीक है, आगे। चिड़िया की चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रहा है? कवि को चुनौती दे रहा है? नहीं भैया, कवि को चुनौती नहीं दे रहा है। भूधर को चुनौती दे रहा है? नहीं, ये तो नहीं पढ़े हैं। अपने निराशा को चुनौती दे रहा है? नहीं, हमने एक पंक्ति, एक लाइन पढ़ा था जिसमें वह पवन 49 को नीचा दिखा रही है, अर्थात जिसका ऋग्वेद में भी जिसकी चर्चा की गई है, पवन 49 तरह के होते हैं जो शक्तिशाली पवन होते हैं, उन्हीं पवन 49 को ही नीचा दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि वायु देवताओं की संख्या कितनी मानी गई है ऋग्वेद के अनुसार? 49। तो उन्हीं 49 पवनों को भी कौन ठेंगा दिखाते हुए जा रही है, नीचा दिखाते हुए जा रही है? चिड़िया, चोंच में तिनका लेकर। नाश के दुख से क्या नहीं दबता है? नाश के दुख से क्या नहीं दबता? निर्माण का सुख। अरे अगर आप कविता पढ़े होंगे अच्छे से, मेरा व्याख्या देखिए, आपको सारा मिल जाएगा। अपराधियों का मनोबल, अपराधी से क्या संबंध है यहाँ? ये तो गलत है। कवि के बोल नहीं, भूधर नहीं। नाश के दुख से क्या नहीं दबता है? तो निर्माण का सुख नहीं दबता। फिर से एक बार सुन लीजिए ऊपर से सारा क्वेश्चन। प्रभंजन करते समय भी चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही है? फिर से निर्माण के लिए तिनका लेकर के जा रही है। ठीक है, चिड़िया की चोंच का तिनका किसको चुनौती दे रहा है? पवन 49 को चुनौती दे रहा है। नाश के दुख से क्या नहीं दबता है? निर्माण का सुख नहीं दबता है। आगे कहता है प्रलय की निस्तब्धता में नहीं दबता है निर्माण का सुख, निर्माण का दुख। दुख से संबंधित कोई बात हो सकता है? नहीं, दुख नहीं दबना चाहिए, दुख तो दबना ही चाहिए, तो ये गलत हो गया। पवन 49 नहीं दबता है? नहीं। लकड़ी से निर्मित घर नहीं दबता है, ये तो दब ही जाएगा भैया। निर्माण का सुख नहीं दबता है, प्रलय की निस्तब्धता से निर्माण का सुख नहीं दबता है। ठीक है, प्रलय की निस्तब्धता से होता है निर्माण, फिर सृष्टि का नवगान, फिर हताशा और निराशा का जन्म की संधार का आधार, फिर नहीं। तो ये निर्माण फिर ये नहीं होगा। संधार का आधार फिर से ये नहीं होगा। हताशा और निराशा का जन्म ये नहीं होगा। तो प्रलय की निस्तब्धता से क्या होता है? सृष्टि का ही नवगान होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ख नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि के जीवन में उत्साह का संचार कब होता है? प्रवास के जाने में, बसेरे से दूर जाने में, पुनः विवाह करने में, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने से। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि उनके जीवन में नए जीवन का संचार कब होता है? जब उनका पुनः विवाह होता है। जब उनका क्या होता है? तेजी बच्चन से उनका पुनः विवाह होता है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर कवि की किस मूल रचना से? ये तो क्वेश्चन भैया 110% एग्जाम में छपेगा, आप इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि यह कहाँ से ली गई है? यह सतरंगिनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सतरंगिनी से ली गई है। ठीक है, तो चलिए सब देख लेते हैं। प्रलय की निस्तब्धता में क्या नहीं दबता है? निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से क्या होता है? सृष्टि का नवगान। फिर कवि के जीवन में उत्साह का संचार कब होता है? पुनः विवाह करने पर। नीड़ का निर्माण फिर किस मूल की रचना है? सतरंगिनी से ली गई है। ठीक है, आगे। सूर्य की लालिमा किस बात का संकेत करती है? सूर्य की लालिमा क्या हमें बताती है? सुख की लालिमा जो है हमें यही बताती है कि अब जो मानव जीवन में है उसमें नव जीवन का संचार होने वाला है। मनुष्य के जीवन में नव जीवन का संचार होने वाला है। जो रात्रि है वह समाप्त होने वाली है और सूर्य प्राची दिशा से यानी पूर्व दिशा से उदय होने वाला है। ठीक है, यानी दुख के बादल छटने वाले। तो अब बिहान होने वाला नहीं, भोर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो सूर्य यहाँ सिंपल इतना थोड़ी कहा गया है कविता में। तो यहाँ सूर्य की लालिमा से संबंधित क्या कहा गया? रात दिन में अंतर स्पष्ट हो गया? नहीं, ये भी नहीं होगा। मानव जीवन में नव जीवन संचार होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ग नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लास में ही याद करते हुए चलिए। भयंकर बादलों के गर्जन में भी क्या नहीं रुकता है? पक्षियों का कलरव, पक्षियों की उड़ती कतारें और उनका गीत नहीं रुकता है। पढ़े थे ना, अच्छे से समझाए थे। पक्षियों की उड़ती कतारें और उनका संगीत। देखिए जितना पढ़ाए थे सारा क्वेश्चन मिलता जुलता जा रहा है। एक दो क्वेश्चन अलग है, बाकी सारा एकदम जो एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको व्याख्या कर रहे थे, उसी में से सारा बन जा रहा है क्वेश्चन। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? तो प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? विपरीत परिस्थितियों में हताश हो जाओ, दूसरों की अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करो, भय से कातर क्रंदन करो। ये तीनों ही नहीं देती है। इसका अगला में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं देती है। ठीक है, हताश हो जाने को कहती है? नहीं। अनुकंपा प्राप्त करने को कहती है? नहीं। भय से रोने के लिए कहती है? नहीं। तो क्या आंसर सही हो जाएगा कि जीवन में हताश एवं निराश नहीं हो।
हमें साहस देती है यह कविता प्रकृति। आगे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? तो जाहिर सा बात है, यहाँ पर जिस कविता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी रचना हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं को मिला होगा। तो बच्चन जी को, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, सॉरी हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है। मधुशाला का रचनाकार कौन है? जब ने हमने आपको कविता में जो कवि के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मधुशाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह किसकी रचना है? बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है। तो चलिए एक बार रिकैप करते हुए चलते हैं फिर से, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है। बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। रैपिड फायर जैसा पढ़ते जाएंगे। बच्चन जी का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का देहावसान कब हुआ था? 2003 में। नीड़ का अर्थात क्या होता है? घोंसला होता है। ठीक है। आगे आते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? आशावादी कविता है। नीड़ का निर्माण फिर की पृष्ठभूमि क्या है? श्यामा जो उनकी पहली पत्नी थी, उनकी मृत्यु के उपरांत यह कविता लिखी गई थी। छा गया अंधेरा, इसमें अंधेरा क्या प्रतीक देता है? जीवन में घोर निराशा आ रही है, इसी का प्रतीक है छा गया अंधेरा। काली रात किसका प्रतीक है? रात है तो भैया दुख का ही प्रतीक है यह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राची का अर्थ क्या है? पूरब दिशा है। भीषण झंझावात के आने से क्या नहीं हुआ? जो सूरज है, जो सुख का सूरज है, वह कभी भी छिपा नहीं। निर्माण का सवेरा कभी भी छिपा नहीं। भयंकर झंझावात और तूफान के बीच कौन अडिग रहा? जो आशा के विहंगम, वही अडिग रहे। कवि के अनुसार उषा कहाँ मुस्कुराती है? क्रुद्ध नभ के व्रज दंतों में। नभ व्रज दंत कैसे है? क्रुद्ध है। नभ क्रुद्ध क्यों हो गया था? भयंकर झंझावात के आने से। भूमि को किसने घेर लिया था? धूल धूसर बादलों ने। आगे आते हैं। रात के उत्पात में भी विचलित कौन नहीं हुआ? उषा सुंदरी। कवि बार बार किसका आह्वान करता है? नेह का आह्वान करता है। घोर गर्जनमय गगन के कंठ में कौन गाता है? खग पंक्ति, अर्थात चिड़ियों की कतारें गाती है। ठीक है। आगे आते हैं। प्रभंजन करते समय भी चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही है? तिनका लिए जा रही है अपने घोंसले के फिर से निर्माण के लिए। चिड़िया की चोंच में तिनका किसको चुनौती दे रहा है? पवन 49 को। नाश के समय में क्या नहीं दबता है? निर्माण का सुख नहीं दबता है। ठीक है। अच्छा, प्रलय की निस्तब्धता में क्या नहीं दबता है? निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से होता है सृष्टि का नवगान फिर। कवि के जीवन में उत्साह का संचार कब होता है? जब वह पुनः विवाह करते हैं तब होता है। नीड़ का निर्माण फिर यह किस मूल रचना से ली गई है? शतरंगिनी से। अच्छा, सूर्य की लालिमा किस बात का संकेत है? कि मन में जीवन का नया संचार होगा। मानव जीवन में नया संचार होगा, नव जीवन का संचार होगा। भयंकर बादलों के गर्जन में क्या नहीं रुकता? जो कतार से जो पक्षी उड़ रहे हैं, उनका संगीत रुकता नहीं है। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें जीवन में हताश नहीं होने का और निराश नहीं होने का संदेश देती है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे मिला है? हरिवंश राय बच्चन जी को। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो यह जो MCQ था सारा हम करा दिए। लगभग 31 क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो गया। तो इस जो चैनल है, यहाँ पर क्लास 5 से 12 का आपका सिलेबस हम करवाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।